नमस्कार बच्चों। सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। अब हमारा आज नया चैप्टर चलेगा, एक कौन सा, उपसहसंयोजक यौगिक, जो इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है। कौन सा है? इनऑर्गेनिक वाला। अब तक हमने ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली, फिजिकल कंप्लीट कर ली 12वीं क्लास की, और अब इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर हैं, उसमें से एक को आज स्टार्ट कर रहे हैं और एक को बाद में स्टार्ट कर देंगे फाइनली। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा। यूट्यूब पे मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दी, 9वां चैप्टर चल रहा है आज। ठीक है, क्लासें देखो अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे अपने आज 750 सब्सक्राइबर हो गए, 750। वॉच टाइम भी 2100 घंटे हो गया, तो लगातार सब कुछ अच्छा हो रहा है, व्यूज वगैरह सब कुछ अच्छे चल रहे हैं। बस और थोड़ा सा आपको साथ निभाने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज परिवार है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बड़ा। ठीक है, चलिए तो अपन बगैर देरी किए और मतलब काम की बात करते हैं, पढ़ाई की। ये अपना उद्देश्य पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि अपन को टाइम पास करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, और उस चैप्टर का नाम है आपकी उस चैप्टर का नाम है आपकी उपसहसंयोजक यौगिक। चैप्टर का नाम क्या है आपके बच्चों? उपसहसंयोजक यौगिक। और ये चैप्टर है आपकी जो नई एनसीईआरटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर चैप्टर। कौन सा? चैप्टर नंबर 5। वो पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है ही। और इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है आपकी उप सहसंयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, ये अपने चैप्टर का नाम है, उपसह संयोजक यौगिक। और आप इसको इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में है इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंग्लिश में है इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लो, ये आपके चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर भी आपके 5 नंबर का है। कितने? 5। ये भी आपके मार्क्स कितने हैं? 5। चैप्टर नंबर भी 5 और नंबर भी कितने हैं इसके? 5। हाँ जी, ये लो, चैप्टर नंबर 5 और कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ये नया चैप्टर है आज अपना। देखिए, उपसह संयोजक यौगिक होते क्या है, उससे पहले हमको एक यौगिक पढ़ना पड़ेगा, आणविक या योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब देखिए ये होता क्या है, कौन सा पढ़ना पड़ेगा हमको? आणविक
या फिर योगात्मक यौगिक, ये हमारी हेडिंग है। अगली हेडिंग क्या है हमारी, आणविक या फिर इसको हम बोलेंगे योगात्मक, आणविक या फिर योगात्मक यौगिक, आणविक या फिर योगात्मक यौगिक। देखिए आणविक या योगात्मक यौगिक क्या होता है, सुनिए अब। आणविक या फिर योगात्मक यौगिक, इसको हम बोलते हैं एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब देखिए इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को लेते हैं, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को। जैसे सरल स्थायी यौगिक का मतलब वो स्टेबल तो होना चाहिए, स्टेबल होगा तभी तो मिलेगा उस फॉर्म में वो। तो सरल स्थायी यौगिक जैसे अपन ये ले लें, मान लो KCl, एक मान लो आपने ये ले लिया MgCl2, और एक मान लो आपने ले लिया वाटर। ये तीनों ही क्या है, अरे तीनों ही कंपाउंड पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो ये कैसे, सिंपल भी है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, H2O जल है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सरल भी है। अब इनको क्या करते हैं अपन, आणविक अनुपात में लेते हैं। कितने, कैसे अनुपात में, आणविक अनुपात में। जैसे मान लो इसका एक अणु, इसका मान लो एक ले लिया, इसके मान लो 6 अणु ले लिए, तो 1:1:6 हो गया ना अणुओं का अनुपात। तो आणविक अनुपात में लेके इनको वाष्प बनने तक क्या करते हैं, गर्म, यानी वाष्पित होने तक गर्म करते हैं। ये दोनों लिए, ये भी साल्ट लवण है, ये भी लवण है, और इसको पानी में घोल दिया, और फिर इसको क्या कर रहे हैं अपन, अरे इसको क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं वाष्पित होने तक। तो फिर क्या होगा, हमको कुछ ये जो ऐसे सूत्र दिख रहा है ना, ऐसे सूत्र से हटके यानी कुछ नए स्टाइकोमेट्रिक सूत्र वाले क्या मिलते हैं, कंपाउंड, और उन कंपाउंड को ही क्या कहते हैं हम, अरे उनको ही हम योगात्मक या फिर कौन से, आणविक यौगिक कहते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक। तो क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में लेकर वाष्पित होने तक गर्म करते हैं। तो फिर हमको नए स्टाइकोमेट्री वाले क्या मिलते हैं, पदार्थ, या कह दो यौगिक मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक। पहले मैं यहां तक की डेफिनेशन लिखता हूं, देखो आपके लिए क्या होगी, कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को, सरल स्थायी यौगिकों को सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में, आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं, या मिलाकर वाष्पित करते हैं, वाष्पित करते हैं, वाष्पित करते हैं, वाष्पित करते हैं। तो नई स्टाइकियोमेट्रिक, नए स्टाइकियोमेट्रिक पदार्थों के, नए स्टाइकियोमेट्रिक पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें आणविक या फिर योगात्मक यौगिक कहते हैं।
योगात्मक यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब देखिए आप आगे, अब इनको क्या करते हैं हम कि जो आणविक या योगात्मक यौगिक जो वाष्पित होने के बाद मिला हमको, इसको जल में घोलते हैं। तो इनके जल के, है ना, भाई इनको जल में घोलेंगे तो इनका जल में व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार के आधार पर इनको दो भागों में बांटते हैं, एक द्विक लवण और दूसरे हैं आपके संकुल यौगिक कह दो, या नई जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसय संयोजक यौगिक। तो क्या कहेंगे अपन कि जल में व्यवहार के आधार पर, किसमें? जल में व्यवहार के आधार पर, जल में व्यवहार के आधार पर इन्हें दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? दो भागों में। एक कौन से हैं? एक है आपके द्विक लवण, डबल सॉल्ट, एक है आपके द्विक लवण, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं जालक यौगिक। कौन से यौगिक? जालक यौगिक। एक है आपके द्विक लवण और दूसरा, हाँ, एक तो है आपके द्विक लवण, या इन्हीं को ही क्या बोल दो आप? जालक यौगिक, लैटिस कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? लैटिस कंपाउंड। आगे देखिए, दूसरा है आपकी संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, या फिर इन्हीं को ही क्या कहते हैं? उपसय संयोजक यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नई टर्मिनोलॉजी में। और ये हमारे चैप्टर का नाम है, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको देखो, द्विक लवण को द्वि लिख देता है एनसीईआरटी, द्विलवण। बात है कि समझ जाना आप। अब आपसे एक सवाल पूछा सबसे पहला, द्विक लवण और संकुल में अंतर, कि द्विक लवण और संकुल में अंतर लिखिए। तो अभी तो लिखेंगे अपन, अभी तो अपन ने लिखा है बस कि ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो। हाँ जी, तो ये कितने प्रकार के हैं आपके? दो प्रकार के। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक द्विक लवण, डबल सॉल्ट, या फिर लैटिस कंपाउंड, जालक यौगिक। दूसरे हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम पढ़ते हैं वन बाई वन करके। पहले द्विक लवण पढ़ते हैं, फिर आगे संकुल यौगिक को पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या है? द्विक लवण। ये लो, फर्स्ट वाला है आपके द्विक द्विक लवण, ये लो। और देखिए द्विक लवण होते क्या है, यानी ऐसे आणविक या योगात्मक यौगिक। भाई द्विक लवण और उपसय संयोजक यौगिक दोनों ही क्या है? आणविक यौगिक हैं या योगात्मक यौगिक कह दो। अब वो तो जल में घोल रहे हैं, उसमें व्यवहार के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया। तो क्या कहेंगे? ऐसे यौगिक जो कि ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन उनको पिघला दिया जाए, गला दिया जाए, या फिर उनका जल में क्या बना दिया जाए? विलयन, यानी जलीय विलयन में। कैसे होते हैं वो? आयनों में टूट जाते हैं। तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके द्विक लवण। तो क्या कहेंगे? ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जो कि, ऐसे योगात्मक यौगिक जो कि
जो कि ठोस अवस्था में तो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं। ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। किंतु गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में आयनों में अपघटित हो जाते हैं। आयनों में अपघटित हो जाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। कौन से लवण? द्विक लवण कहलाते हैं। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट देखिए इसमें आप। यानी इनके निर्माण में जो भाग लेने वाले जो सरल स्थायी यौगिक है ना, वो सममोलर अनुपात में होते हैं। उनके मोल्स कैसे होते हैं? समान। क्या कह रहा हूं मैं कि इनके निर्माण में भाग लेने वाली जो स्पीसीज है, स्पीसीज कह दो आप, कंपाउंड कह दो, सरल स्थायी यौगिक जो है वो कैसे हैं? आपके सममोलर अनुपात में। सममोलर का मतलब जिनके मोल कैसे हों? समान। क्यों? अणुओं की संख्या से मोल निकाल सकते हैं ना, तो सममोलर अनुपात में होते हैं। तो क्या कहेंगे? अगला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपकी इसके अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट है आपकी, ये लो। और सेकंड पॉइंट है आपकी, ये पॉइंट डाल देता हूं मैं, देखो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हाँ जी, देखिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये इसकी डेफिनेशन को अपन ने फर्स्ट पॉइंट कह दिया। ठीक है, अंतर आया तो आपको ऐसे अंतर लिखने, चार चार अंतर। फिर देखना अगर एक नंबर में है तो दो अंतर लिख दो, और अगर मान लो आपके कितने नंबर में है, कितने में है आपकी, अगर दो नंबर में है तो फिर चार अंतर लिख दो। कितने अंतर? चार। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट है आपका कि इनके निर्माण में भाग लेने वाली स्पीसीज, इनके निर्माण में भाग लेने वाली स्पीसीज, और इससे मेरा मतलब है किससे? इनके निर्माण में भाग लेने वाली स्पीसीज से मतलब है अपना कि सरल स्थायी यौगिक से। किससे है बच्चों? सरल स्थायी यौगिक से। ये लो, स्पीसीज से मतलब ये है सरल स्थायी यौगिक। तो इसके निर्माण में भाग लेने वाली स्पीसीज सममोलर अनुपात में होती हैं। कौन से अनुपात में? सममोलर अनुपात में होती हैं।
सममोलर अनुपात में होती हैं। अब देखिए आगे अगला पॉइंट है हमारा हाँ जी, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि ये जो द्विक लवण है ना, ये उन सभी आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं। जिन जिन आयनों से मिलकर ये बनेंगे उन सभी आयनों का क्या देंगे, टेस्ट। तो क्या कहेंगे, ये उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, आयनों का परीक्षण देते हैं। जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, यानी जिन जिन आयनों से मिलकर ये बनेंगे उन सभी आयनों का क्या देंगे, टेस्ट। अगला चौथा जो है पॉइंट वो है आपके हाँ जी, इनमें जो बंध मिलेगा ना वो आयनिक बंध मिलेगा, यानी ये आयनिक बंध युक्त होते हैं। तो क्या कहेंगे अगला पॉइंट, ये आयनिक बंध युक्त होते हैं, आयनिक बंध युक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, आयनिक बंध युक्त। तो क्या कहेंगे, ये आयनिक बंध युक्त होते हैं, यानी इनमें आयनिक बंध मिलता है। आयनिक बंध दुनिया का सबसे मजबूत बंध है भाई, आयनिक बंध दुनिया का सबसे मजबूत बंध है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब देखिए आगे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जाम्पल क्या है सुनिए आप। हाँ जी, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो तीन ही है एग्जाम्पल हैं इसके। कितने एग्जाम्पल हैं आपके, तीन, और तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। देखिए एक एग्जाम्पल तो है आपके FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस, SO4 डॉट 6H2 डॉट 6H2O। एक देखो आपको, ये तो आपका जाना पहचाना है ये वाला। दूसरा वाला देखिए आप K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। इसको जानते होंगे आप। और एक है देखिए आपके, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तीनों ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको तीनों एग्जांपल याद रखने हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल तो बिल्कुल याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगला है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 डॉट 6H2। अब देखिए इनका नाम क्या है सुनिए, इसका नाम है, देखो वैसे इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये लो, फेरस अमोनियम सल्फेट। लेकिन ध्यान रखें वो फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से नहीं पूछेगा आपको, और इसको शॉर्ट में कहना चाहो तो FAS कह दो। इसको देखो, इसको आप शॉर्ट में कहना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, FAS शॉर्ट में, FAS। F से फेरस, A से अमोनियम और S से सल्फेट, तो नाम क्या हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट शॉर्ट में। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगा, ये ऊपर वाला है ना, ये फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। इसी का देखो एक नाम और है, वो नाम इसका मस्ट है,
वो नाम इसका इंपॉर्टेंट है, और वो नाम क्या है देखो, इसको बोलते हैं मोहर लवण। कौन सा लवण? मोहर लवण। अरे इसका नाम क्या है? मोहर लवण। और ये मोहर लवण ही इंपॉर्टेंट है। अरे ये मोहर लवण है ना बच्चों, ये ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कैसे सवाल? आपसे थ्योरेटिकली पूछ सकता है थ्योरी में, और इसमें आपको प्रैक्टिकल्स में पूछ सकता है, दोनों में। प्रैक्टिकल्स में 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स लेने के लिए बाहर से एग्जामिनर आता है, आपको पता है। 12th क्लास में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 56 नंबर का बोर्ड का जो पेपर आता है वो थ्योरेटिकल आपका। तो 86 और 14 नंबर किसके? सेशनल की, जो आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपके कितना 100 नंबर हो गया टोटल। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा केमिस्ट्री का, 100 का ही आपकी फिजिक्स और 100 का ही आपकी बायोलॉजी। वो सारे 100 के, मैथ का भी 100 का है, हिंदी इंग्लिश सारे 100 के। बस पीसीबी के अंदर प्रैक्टिकल है आपके, पीसीबी में वो 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल है आपके। पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला। फिजिक्स का भी 30 का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का भी 30 का, बायोलॉजी का भी 30 का, वही 14-14 नंबर सेशनल वाले हैं, और वही 56-56 नंबर का पेपर। मैथ में शायद 80 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता है, 20 नंबर यहाँ से सेशनल के जाते हैं, और में 14 जा रहे हैं, इसमें 20। और हिंदी वगैरह में भी ऐसी शायद, हिंदी का तो मुझे आइडिया नहीं, हिंदी इंग्लिश का तो, पर होता पेपर 100 का है टोटल। ठीक है ना, उसमें सेशनल के कितने जाते हैं ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पीसीबी और मैथ के बारे में जानकारी दी, पीसीबी और पीसीएम। पीसीबी, अरे मैथ वाले बच्चों को शॉर्ट में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और बायोलॉजी वाले को पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो इसका नाम तो देखो हो गया मोहर लवण। तो आपसे पूछेगा ऐसे थ्योरेटिकल में, तो ऐसे पूछ लेगा कि मोहर लवण का क्या लिखूं? अरे फॉर्मूला लिखो, मोहर लवण का सूत्र लिखिए। तो मोहर लवण का सूत्र ये रहा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अब आपसे प्रैक्टिकल में ऐसे पूछ ले, मान लो कि फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखना। भाई फेरस अमोनियम सल्फेट काम में लेते हैं वहां पर, तो पूछ ले ये क्या है सॉल्यूशन वहां। अरे सॉल्यूशन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो आपसे पूछ लेगा टाइट्रेशन के दौरान कि ये किसका सॉल्यूशन है, तो आपने कह दिया सर फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका है? फेरस अमोनियम सल्फेट का। अच्छा, तो इसका कोई और भी नाम है क्या? है सर, क्या? मोहर लवण। तो इसका सूत्र लिख दो, ऐसे ही सूत्र लिखना है आपको, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं ना, वो 392.16 ये होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार जिसको कहते हो, या मोलर द्रव्यमान 392.16। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसको देखो वो ऐसे भी लिख देता है, सुनो, इस वाले को वो ऐसे भी लिख देता है, इस वाले को, इसको देखो, ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है आपकी, और इसको वो ऐसे भी लिख देता है कई बार। देखो कई बार क्या एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, अरे कुछ नहीं, देखो K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो देखो पोटेशियम कितने हैं? 2, संख्या में 2 है, ये लो 2। एल्यूमिनियम भी कितने संख्या में? 2। और सल्फेट देखो, एक तो इधर है और 3 सल्फेट इधर है, तो टोटल कितने हो गए? 4। और देखो जल कितने हैं? 24। इनका सरल अनुपात कर दो बस। अरे इसको काटो, इन 2 से काट लो इसको, तो ये 1:1:1:2 अनुपात, और ये 12 हो जाएगा आपका, 1:1:2 12। तो वो ऐसे भी लिख देता है इसको, देखो कई बार कि पोटेशियम 2 की जगह, हमारा तो क्या, अरे छोटी क्लासों से आदत ये होती, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं ना, 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं में, उस समय आ जाता है फॉर्मूला, फिटकरी का फॉर्मूला है, फिटकरी। कौन सी करी? फिटकरी ही। अरे जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उस समय कट जाते हैं तो फिटकरी लगाते हो ना, हाँ वही फिटकरी है। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम कितना, अनुपात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, तो 1 पोटेशियम, एल्यूमिनियम भी 1 ही आ रहा है, तो वो ऐसे लिख देता है KAl। और SO4 कितने? 2, तो वो ऐसे लिख देता है SO4 का, अरे SO4 का होल ट्वाइस कर देता है वो, SO4 का क्या कर देता है बच्चों? होल ट्वाइस। और आगे देखो ये कितने? 12, तो डॉट क्या कर देगा? अरे डॉट क्या कर देगा? 12H2। तो आपको ऐसे दे देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है ये वाला। ठीक है ना, अब आपको ये दे दे या ये दे दे, एक ही बात है। और मान लो ऐसा दे दिया तो आप चक्कर में हो जाओगे, फिर चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं किया इसने। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, क्या तत्व दिख रहे हैं, पोटेशियम है, सल्फेट है, आपको तत्व तो क्या कहोगे? सल्फेट जैसे है ना, ये
सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलके एक इसका अणु बना रहे हैं। वैसे आयन की फॉर्म में यहाँ पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। बस तो इनका रेशो ले लिया यहाँ से, ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 2 हैं, वो 24 है, तो 1 1 2 और 12, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको। और इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है आपके कौन सा, अरे इसका नाम है पोटास। इसको क्या बोलते हैं हम, पोटास एल्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पोटास एल्म, या इसी को ही हम कहते हैं फिटकरी। कौन सी करी, अरे फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी नहीं को तो फिटकरी कह दो, ये लो फिटकरी। अब तो आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा ये आप कैसे बोलते हैं। ये लो, तो फिटकरी का सूत्र हो गया, फिटकरी, ठीक है। हाँ, आप तो ऐसे याद रहो, फिटकरी क्या करी, फिटकरी, ऐसे है ना, तिकड़म। इसका नाम देखो, इसका नाम है आपकी, हाँ जी, इसका नाम है आपकी, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। कौन सा लाइट, कार्नेलाइट। तो आपको ऐसे दे दे, कार्नेलाइट का सूत्र है KCl.MgCl2.6H2, फेरस अमोनियम सल्फेट का FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, और पोटास एल्म का तो आपको पता ही है K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस .24H2। अगर ऐसा नहीं दे तो ऐसे दे देगा KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2, ऐसा दे दे। तो आपको याद रखना दोनों ही तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्या, द्विक लवण। कौन सा लवण बच्चों, द्विक लवण। ये लो, ये हमारा द्विक लवण कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं संकुल यौगिक। कौन सा यौगिक, संकुल यौगिक, उसको देखते हैं। देखो संकुल यौगिक को, हाँ जी, और संकुल यौगिक क्या है देखिए। अब अगला संकुल यौगिक, या इसी को क्या बोलते हैं हम, उपसह संयोजक यौगिक। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। देखिए उपसह संयोजक यौगिक क्या है, सुनिए आप। उपसह संयोजक यौगिक, देखिए उपसह संयोजक यौगिक क्या है, ऐसे योगात्मक यौगिक जो कि ठोस अवस्था में भी गलित यानी उनको पिघला दिया जाए तब भी, और उनका जल में विलयन बना दिया जाए तब भी कैसे होते हैं, स्थायी, वो कौन से कहलाएंगे आपके, उपसह संयोजक यौगिक। तो क्या कहेंगे, ऐसे योगात्मक यौगिक, ऐसे योगात्मक यौगिक जो कि ये लो, तो ऐसे योगात्मक यौगिक जो कि ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था, अथवा गलित अवस्था, गलित अवस्था अथवा
जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। जलीय विलयन में स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, कॉमा उपसय संयोजक, उपसय संयोजन बोलो या उपसय संयोजक बोलो, एक ही बात है। उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, वही अगला पॉइंट हो जाएगा आपके क्या कि इसके निर्माण में भाग लेने वाली जो स्पीसीज है ना, वो सममोलर अनुपात में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जबकि वहां सममोलर अनुपात में होती थी, यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी। तो क्या कहेंगे अगला पॉइंट? इनके निर्माण में इनके निर्माण में इनके निर्माण में भाग लेने वाली स्पीसीज से मतलब वही मैंने पीछे लिख दिया था। तो इसके निर्माण में भाग लेने वाली स्पीसीज सममोलर अनुपात में हो भी सकती हैं और नहीं भी। ये लो, सममोलर अनुपात में हो भी सकती हैं और नहीं भी। अगला देखिए, पीछे अपन ने लिखा था कि द्विक लवण उन सभी आयनों का टेस्ट लेते हैं जिनसे मिलकर वो बने थे। जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया था ना अभी पीछे को FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। अब देखो यहाँ आयन कौन कौन सा, देखो एक तो Fe+2 आयन है यार, और एक कौन है सल्फेट आयन, ये लो, और एक कौन सा देखो इसको तोड़ेंगे तो ये NH4+ और इसके साथ SO4 और था भी NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो SO4 तो मैंने ले लिया, SO4-2, और जल टूटता नहीं है आयनों में। ये कितने आयनों में टूट रहा है? 1 2 3। इसका मतलब ये 3 आयनों से मिलकर बना है। कितने आयनों से? 3 आयनों से। तो जब इसका टेस्ट करेंगे तो तीनों ही आयनों का टेस्ट देगा, इसका भी देगा, इसका भी देगा और इसका भी देगा। तो ये लिखा अपन ने कि द्विक लवण उन सभी आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे मिलकर वो बने होते हैं, जबकि उपसय संयोजक यौगिक उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते जिनसे मिलकर ये बनते हैं। ये कुछ नए आयनों का टेस्ट देते हैं, और वो नए आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, आपके संकुल आयन। इसलिए इन यौगिकों का दूसरा जो नाम है ना वो संकुल यौगिक है। कौन सा? संकुल यौगिक। तो क्या लिखेंगे अपन अगला पॉइंट कि ये उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते जिनसे मिलकर ये बनते हैं। तो क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट, ये उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं,
ये कुछ नए आयनों का, ये कुछ नए आयनों का परीक्षण देते हैं, ये कुछ नए आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम बच्चों, संकुल आयन, जिन्हें संकुल आयन कहा जाता है, संकुल आयन कहा जाता है। ये लो, जैसे देखो इसकी बात करें तो जैसे मैंने ये ले लिया एक ऐसा कंपाउंड, अभी लिखेंगे इसका एग्जांपल अपन, ये CN6 और ऐसे, अब इसको तोड़ते हैं ना तो ये ऐसे टूटता है 4K+, और ये पूरा पूरा डब्बे डब्बे के अंदर सारी चीजें वो की वही है, और इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, यानी ये ऐसे है Fe और ये CN6 ऐसे। तो देखो ये पोटेशियम आयन का टेस्ट तो दे देगा, पर देखो ये इतना बड़ा आयन है उसका टेस्ट दे रहा है, जबकि इसके अंदर क्या क्या थे, एक तो पोटेशियम आयन है K+, और एक यहाँ Fe+2 भी है, और एक यहाँ कौन Cn- भी है। यहाँ 3 आयन हैं, 3 में से केवल किसका, एक का टेस्ट दे रहा है, इन 2 का टेस्ट नहीं दे रहा, और एक ऐसे ये बड़े आयन का टेस्ट दे रहा है। और ये बड़ा आयन कैसा है, कॉम्प्लेक्स आयनित है, संकुल आयन, जटिल आयन। कैसा आयन है ये, जटिल आयन, तो इसका टेस्ट दे रहा है, इसलिए इन यौगिकों का नाम क्या है दूसरा, संकुल आयन। तो देख लो ये सबका टेस्ट नहीं दे रहा, कुछ नए आयनों का टेस्ट देता है, तो वो नए आयन क्या कहलाते हैं आपके, अरे वो संकुल आयन कहलाते हैं, इसलिए इन यौगिकों का नाम क्या है, संकुल यौगिक। अगला देखिए, हाँ जी, तीसरा तो हो गया ना, 2 3 4, चौथा देखिए आप, चौथा है, वहां आयनिक बंध था, यहां कौन सा बंध मिलेगा, उपसय संयोजक बंध। हम 11th क्लास में पढ़ते हैं बंध 3 प्रकार के रासायनिक बंध, एक आयनिक बंध, एक सहसंयोजक और एक उपसय संयोजक बंध। एक धात्विक बंध भी पढ़ लेते हैं, वैसे और भी बंध होते हैं, वंडरवाल्स आकर्षण बल वगैरह है, वंडरवाल फोर्स, ये भी होते हैं आपके, पर हमको यहाँ कौन सा बंध देखना है, उपसय संयोजक बंध। तो क्या कहेंगे अपन, ये उप सह संयोजक, उपसह संयोजक बंध युक्त होते हैं। कैसे बंध युक्त बच्चों, उपसह संयोजक बंध युक्त। ये लो, ये उपसह संयोजक बंध युक्त होते हैं, और इनके एग्जाम्पल देखिए आप, इनके एग्जाम्पल है आपके, देखिए इसके एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, ये जो उपसय संयोजक यौगिक है ना, इसके एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने की, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो IUPAC नाम वगैरह लिखेंगे अपन, BVT वगैरह पढ़ेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। याद आपको 3 रखने, 3 में से भी एक तो आपको आता ही पहले से, पोटासियम फिटकरी वाला, आपको तो फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको मोहर लवण कहते हैं, और एक कार्निलाइट KCl.MgCl2.6H2, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखो अगला, अगला तो क्या है, एग्जाम्पल है, और देखिए इसका एग्जाम्पल एक तो मैंने अभी लिखा था ऐसा, K4, ये Fe, और आगे क्या होगा, ये CN6, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और लिख लो NiCO4, ये लो, लिखने की कोई मनाही नहीं है, बाकी आपको ये रटने नहीं, याद नहीं करने, याद अपने आप हो जाएंगे आपको ये। और देख लो CO NH3 का होल 6, और ये आपका Cl3 एटसेट्रा। ये लो, ये इसके एग्जाम्पल हो गए आपके, ये इसके क्या हो गए बच्चों, एग्जाम्पल। अब सुनिए आप आगे की बात। हाँ जी, हमने द्विक लवण पढ़ लिया, ये संकुल यौगिक पढ़ लिया। अब आपसे सवाल ऐसा पूछा है पहले, द्विक लवण संकुल में अंतर लिखिए। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल पीछे से कार्बोनाइट का सूत्र पूछ लिया आपसे, फेरस अमोनियम सल्फेट का पूछ लिया, पोटासियम का पूछ लिया, दूसरा ये हो गया, 2 सवाल हो गए यहाँ से। या डायरेक्ट ऐसे दे दे, द्विक लवणों में कौन सा बंध मिलता है, सहसंयोजक, उपसह संयोजक, आयनिक, एक धात्विक दे दे तो कौन सा मिलेगा, आयनिक। और उपसह संयोजक यौगिक तो क्या लिखेगा, उपसह संयोजक यौगिक लिख देगा, तो कोई तुक्का भी लगा देगा भाई उपसह संयोजक बंध मिलता है, तो ऐसे लिख देगा संकुल यौगिकों में कौन सा बंध मिलता है, तो कौन सा मिलता है, उपसह संयोजक बंध। कौन सा बच्चों, उपसह संयोजक बंध।
तो आपको ये अंतर कैसे लिखना है एग्जाम में आता है, तो एक तरफ संकुल यौगिक या सॉरी एक तरफ द्विक्लवन और दूसरी तरफ संकुल यौगिक, और बस बीच में लाइन खींच लो, और 4 अंतर 2 नंबर में पूछे तो 4 अंतर लिख दो, एक एक एग्जाम्पल लिख दो, एक एक लिख दो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे नहीं लिखने, ये सब कुछ मॉडल वन वगैरह ऐसे नहीं लिखना, बस आपको तो फॉर्मूला लिख दो बस उसका, और चाहो तो मॉडल वन ब्रैकेट में लिखे हो, और एक इनमें से दे दो कोई सा, और अगर एक नंबर में पूछे तो आप 2 अंतर लिख दो भाई, इनमें आयनिक बंध, इनमें उपसय संयोजक बंध है, ये उन सभी आयनों का टेस्ट देते हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं, ये नहीं देते, ठीक है, कुछ नए आयनों का टेस्ट देते हैं, संकुल आयन कहलाते हैं, बस एक एक एग्जाम्पल दे दो चाहो तो, एक नंबर पे आता है तो देख लो अभी तक यहां से कितने सवाल हो गए, एक तो फॉर्मूले बेस्ड, दूसरा इनमें अंतर, या इनमें मान लो बंध वगैरह पूछ ले डायरेक्ट कौन सा बंध मिलता है, बस इतना आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब कल चलेगी कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी पारिभाषिक शब्दावली, तो वहां से भी आपके सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, लिगेंड, लिगेंड में भी अभेदंतुक लिगेंड, कीलेट लिगेंड, ऐसे पूछ लेगा, समन्वय संख्या क्या होती है आपके, समन्वय बहुफलक क्या होता है, इस तरह की कई सारी चीजें हैं, उनको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज हमने स्टार्ट कर दिया, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल आते ही हैं जरूर, यहाँ क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे सवाल, इनऑर्गेनिक का अच्छा चैप्टर है, ये समझने लायक चैप्टर है, ठीक है ना। एक अभी ये लास्ट वाला चैप्टर है वो तो ज्यादा समझने का भी नहीं है, सब वो थोड़ा सा रटने का समझने का दोनों ही काम है, ये समझने का सारा कंसेप्ट बेस्ड वो है टॉपिक, बगैर कंसेप्ट के नहीं आएगा ये, ठीक है। चलिए, तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो, ठीक है बच्चों। चलिए।